हाय फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। चलिए आज हम कृषि में देखेंगे भू परिष्करण। भू परिष्करण को टिलेज कहा जाता है। भू परिष्करण है क्या? भू परिष्करण किसे कहते हैं? जैसे कहा गया भू और परिष्करण। भू परिष्करण का अर्थ होता है कि भूमि को कर्षण क्रिया द्वारा, यानी कि बीज को बोने से लेकर के खेत पकने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें भू परिष्करण के अंतर्गत माना जाता है। और भू परिष्करण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बोने से पहले, यानी बीज को बोने से पहले जो तैयारी किया जाता है उसे प्राथमिक कहते हैं। और जो बोने के बाद, यानी कि बीज को बोने के बाद और फसल कटने से बीज की जो कर्षण क्रियाएँ की जाती हैं उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहा जाता है। इनके क्या उद्देश्य हैं और इनके क्या लाभ हैं, ये चीज़ हम इस पाठ में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भू परिष्करण किसे कहते हैं या भू परिष्करण है क्या। भू परिष्करण का अर्थ होता है कि कृषि वैज्ञानिक बियर के अनुसार, हम देखते हैं कृषि वैज्ञानिक थे बियर, उनके अनुसार हम देखते हैं कि बियर महोदय ने क्या कहा। वो कहते हैं कि पौधे के अंकुरण तथा वृद्धि, पौधे के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भू परिष्करण कहते हैं। बियर महोदय ने बताया, ये कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि खेत को उचित, यानी किसको, अंकुरण और वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने की भू परिष्करण कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं भू परिष्करण? भू परिष्करण में खेतों को जोतना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, समतल करना एवं निकाई गुड़ाई आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। भू परिष्करण कितने प्रकार के होते हैं? भू परिष्करण दो प्रकार के होते हैं। भू परिष्करण के प्रकार टाइप ऑफ टिलेज, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक है प्राथमिक भू परिष्करण और दूसरा है नंबर दो द्वितीयक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी टिलेज, द्वितीयक भू परिष्करण को कहते हैं सेकेंडरी टिलेज। प्राथमिक भू परिष्करण क्या चीज़ है बताया गया। प्राथमिक मतलब होता है पहले, बीज बोने से पहले की जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। जैसे खेत की तैयारी से बीज बोने तक, खेत की तैयारी से बीज बोने तक की जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। उन्हें प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। जैसे खेतों में जुताई करना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, ढेलों को तोड़ना आदि क्या है? प्राथमिक भू परिष्करण है। क्या है? प्राथमिक भू परिष्करण। फिर आता है द्वितीयक भू परिष्करण। द्वितीयक भू परिष्करण क्या होते हैं? द्वितीयक भू परिष्करण का मतलब होता है खेत में बीज बोने के बाद और फसल तैयार होने के बीच में जो कर्षण क्रिया किया जाता है, जैसे नुकाई गुड़ाई करना, मिट्टी चढ़ाना, समतल करना या पानी निकालना, इस प्रकार के जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। खेत में बीज बोने के बाद से फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। जैसे निकाई गुड़ाई, कुदाल हो, मिट्टी चढ़ाना आदि। जैसे हम सब लोग जानते हैं गन्ना बोया होता है तो उस पर मिट्टी चढ़ाई जाती है, आलू बोया जाता है, अन्य प्रकार की जो फसलें होती निकाई गुड़ाई की जाती, ये सब किस में आती है? द्वितीयक भू परिष्करण में आती है। किस में आती? द्वितीयक भू परिष्करण। भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है? भू परिष्करण का उद्देश्य क्या है जिसके कारण भू परिष्करण का कार्य पूरा होता है? सबसे पहले उद्देश्य में हम देखते हैं कि उद्देश्य में क्या दिया हुआ। सबसे पहले दिया हुआ मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना। मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाने का अर्थ क्या हुआ कि जो भी पानी हम लगाते हैं या बरसात का पानी होता है वो मृदा ज़्यादा से ज़्यादा सूखे और उसका पानी लंबे समय तक पौधों को प्राप्त होता रहे। इसके लिए क्या किया जाता है? खेतों को अच्छी जुताई किया जाता है, पाटा लगाया जाता है या रोटावेटर से आजकल खेत की जुताई होती है और अच्छी तरह से दबा दिया जाता है। तो जो मृदा का वाष्पोत्सर्जन होता है पानी का वो कम से कम होगा और खेतों में लंबे समय तक मिलता रहेगा और जो सिंचाई करेंगे उसके द्वारा मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ा देगा। फिर इसके बाद आता है मृदा में वायु संचार बढ़ाना।
मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ेगा? हम जानते हैं कि मृदा जो होती है वो लगातार एक स्थिति में बनी रहती है, तो क्या होता है, ठोस हो जाते हैं और पपड़ी जम जाती है। उस पपड़ी को यानी खेत को जुताई करके उसको क्या किया जाता है, अच्छे से खेत को जुताई कर दिया जाता है, तो जो उसके टुकड़े होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसके अंदर वायुरंध्र प्रवेश कर जाते हैं और उस वायुरंध्र को प्रवेश करने के कारण से पौधे क्या होते हैं, ऑक्सीजन अच्छा पाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती मृदा में वायु संचार का बढ़ जाता है। किसके द्वारा? खेत में जुताई निकाई गुड़ाई के द्वारा। फिर इसके बाद आता है मृदा कटाव, सॉइल इरोजन को रोकना। सॉइल इरोजन कैसे रोका जाएगा? आप जानते हैं खेत को अच्छी तरह से जोत ले या खेत समतल है उसके चारों तरफ मेड़ों को बांध ले ऊंची ऊंची, और उसमें क्या हो, पानी बरसात का हो या कोई भी होगा तो पानी बह करके खेत से बाहर नहीं जाएगा। जब खेत से बाहर नहीं जाएगा तो मृदा इरोजन यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। इसके कारण से जब खेतों को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है, जुताई करते हैं, पाटा लगाते हैं, समतल कर देते हैं, तो मिट्टी खेत के अंदर रह जाती है और मृदा कटाव भी रुक जाता है। ये भी उद्देश्य क्या है, भूपरिष्करण का उद्देश्य है। फिर इसके बाद आता है अगला भूपरिष्करण का उद्देश्य, खरपतवारों को नष्ट करना। ये खरपतवार कैसे है? आप जानते खेत बोने से पहले जो घास या खरपतवार होते हैं वो जुताई के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम फसल बोते हैं तो उसके अंदर भी बहुत से प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। उनको कम करने के लिए क्या किया जाता है? आजकल रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है या क्या किया जाता है, निकाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। इस प्रकार से खरपतवार को नष्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। आप जानते हैं कोई भी फसल है बोया जाता है तो उसमें कई प्रकार के कीट लग जाते हैं और रोग लग जाते हैं। उन कीटों और रोगों को रोकथाम के लिए हम सब लोग क्या करते हैं भाई इसमें अच्छी तरह से जो उसके अंडे होंगे, बच्चे होंगे, जो उसके लार्वा होंगे, पुपा होंगे, क्या करेंगे, अच्छी तरह से खेत की जुताई कर देंगे। जब खेत की जुताई कर देंगे, पाटा चला देंगे, उसको मिला देंगे, तो क्या होंगे, उसके जो लार्वा होंगे, अंडे होंगे, क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इससे कम क्या होगा, पौधों को कीट और रोगों से रोकथाम हो जाएगी। यदि उसके बाद भी रहता है तो क्या करते हैं, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके इनको नष्ट किया जाता है। फिर आता है मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। जैविक पदार्थ क्या होता है? जैविक पदार्थ का मतलब होता है सड़े गले जीवांश पदार्थ तथा गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाने से जो पोषक तत्व मिलते हैं, उस पोषक तत्व को मृदा का जैविक पदार्थ कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, मृदा का जैविक पदार्थ कहा जाता है। और क्या है, हरी खाद। हरी खाद क्या, सनई है, ढैंचा है या मूंग है। इस प्रकार की फसलों को जोत करके यानी कि तैयार कर लेते हैं, 1.5 महीने 2 महीने तक उसको खेत में जोत करके मिला देते हैं, पानी भर देते हैं, वो सड़ जाता है, तो फिर क्या है, उस खेत के जीवांश पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से इन चीज़ों का हमारा भूपरिष्करण का उद्देश्य पूरा हो जाता है। फिर इसके ऋतुओं के अनुसार फल जुताई। हम जानते हैं कि भारत में ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, गर्मी, सर्दी और वर्षा। तो ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की जुताई हो गई, लेकिन ये मुख्यतः 2 प्रकार की जाती है, कहीं कहीं 3 प्रकार से किया जाता है। हमारे देश में एक वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं। अभी बताया गया कि 3 ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी, गर्मी, वर्षा एवं सर्दी। गर्मी का मतलब है कि जो मार्च अप्रैल के बाद से शुरू होता है जुलाई तक, और उससे पहले सर्दी क्या है, अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है, जनवरी फरवरी तक चलता है। फिर इसके बाद आता है वर्षा, कब शुरू होती है, जून टू सितंबर तक। इस प्रकार से वर्षा ऋतु भी गर्मी ऋतु का एक भाग है। जुताई के दृष्टिकोण से 2 ऋतुएं होती हैं, गर्मी एवं सर्दी। जुताई के अनुसार 2 ऋतुएं होती हैं, सर्दी एवं गर्मी होती है, परंतु ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। ऋतुओं के अनुसार जुताई कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, गर्मी की जुताई, सर्दी की जुताई और 2 ऋतुओं के मध्य जुताई। गर्मी की जुताई, सर्दी की जुताई और 2 ऋतुओं को मध्य की जुताई। अब हम आते हैं कि गर्मी की जुताई। आप जानते हैं कि जो खरीफ फसल होती है, जो मई और जून का सीजन होता है, इसमें गर्मी बहुत पड़ती है। तो इसमें जिस बीच में बरसात हो जाए, मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में
तो इसके बाद क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं वो उगने लगते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अंडे बच्चे जो होते हैं, उसके बाद गर्मी अधिक पड़ती है। तो इसमें अगर जुताई कर दिया जाता है तो इसके खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और जो अंडे हैं उनके लार्वा हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की गर्मी की जुताई किया जाता है। यह जुताई खरीफ फसलों की बुआई के पूर्व की जाती है। इसमें भीषण गर्मी के बाद आर्द्र मौसम आ जाता है। इसके होने के कारण क्या होता है, अभी बताए थे, घास के बीजों का जमने से बाद जुताई कर दिया जाता है और जो लार्वा पीपा होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये गर्मी की जुताई। फिर आता है सर्दी की जुताई। सर्दी की जुताई क्या होती है, ठंडे क्षेत्रों में सर्दी की जुताई किया जाता है। जहाँ ठंडी होती है, या अपने यहाँ हम कह सकते हैं रबी के सीजन जो होता है कब होते हैं, ठंडी के मौसम में शुरू होता है, तो उसके बीच में जो जुताई की जाता है उसे ठंडी के मौसम की ऋतु की जुताई कहते हैं। फिर इसके बाद आता है दो ऋतुओं के मध्य की जुताई। दो ऋतुओं के मध्य के बीच की जुताई क्या हो गई, दो ऋतुओं के बीच के ये सभी अवांछित वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जो अवांछित मतलब होता है जो हम बीज को बोते नहीं हैं। इस प्रकार की जो फसलें खेत में उग आती हैं उनको नष्ट करने के लिए जो जुताई की जाती है उसे दो ऋतुओं के मध्य की जुताई कहते हैं। जैसे सर्दी एवं गर्मी ऋतु के बीच की जुताई, सर्दी और गर्मी के बीच की ऋतु की जुताई रबी फसल की कटाई के बाद की जाती है। रबी फसल की कटाई कब होती है भाई, रबी फसल में क्या बोया जाता है, गेहूं की फसल बोई जाती है, जिसे अप्रैल के लगभग मंथ में कट जाता है। उसके बाद अभी बताए थे जो मई जून का महीना होता है उसके बीच में जो जुताई किया जाता है उसे दो ऋतुओं के मध्य की जुताई कहते हैं। फिर आता है जुताई से लाभ क्या है। जुताई से निम्नलिखित लाभ है, यानी कि जुताई से विभिन्न लाभ है। सबसे पहले नंबर दिया हुआ है कि मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। मृदा में पानी की क्षमता सोखने की बढ़ जाती, क्यों बढ़ जाती है भाई, जब जुताई किया जाता है अच्छे से पाटा लगा दिया जाता है तो उसके अंदर रंध्र खुल जाते हैं और तभी पानी क्या होता है धीरे धीरे नीचे तक चला जाता है और फसलों को लंबे समय तक मिलता है, तो सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है। मृदा में वायु संचार बढ़ जाने का मतलब क्या है, जब अच्छे से जुताई किया जाता है और पाटा लगाया जाता है या रोटावेटर या कल्टीवेटर से जोता जाता है तो उनके मध्य में क्या होता है, जगह बन जाती है जिसके द्वारा मृदा में वायु संचार अच्छा हो जाता है। फिर इसके बाद आता है मृदा में लाभदायक जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या में क्रियाशीलता बढ़ जाती है। भाई जो लाभदायक जैसे केचुआ है, केचुआ क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक है, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर आता है बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। अगर खेत अच्छी तरह से जुता होता है और उसको हम अच्छी तरह से पाटे लगाते हैं, समतल करते हैं, नमी होती है, तो खेत में अंकुरण अच्छा होता है। फिर इसके बाद आता है मृदा भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। हम आप जानते हैं खरपतवार होते उगे रहते हैं, अगर उसके अच्छे से जुताई कर दिया जाता है, पाटा लगा दिया जाता है तो कैसी हो जाती मृदा, भुरभुरी और मुलायम हो जाती है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब जुताई किया जाता है तो उससे क्या होते हैं, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे, उनके अंडे या लार्वे नष्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, इनकी मात्रा बढ़ने से पौधों को अच्छे से जो जीवांश पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, उनको प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं सुधर जाती है। भौतिक एवं रासायनिक दशाएं सुधर जाने का मतलब क्या होता है, कहीं पर आप देखिए लगातार अगर कोई फसल न ली जाए और वहाँ पर जुताई न किया जाए तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है, ककरीली हो जाती है और वहाँ पर घास फूस उगाते हैं और लंबे समय बाद क्या होता है, वह अनयूजली यानी कि वो प्रयोग लायक नहीं होती है। इस प्रकार से उसकी भौतिक एवं रासायनिक दशा भी सुधर जाती है। फिर आता भू परिष्करण में अंतःकर्षण क्रियाएं। अंतःकर्षण क्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो फसल को बोने के बाद उनके मध्य में जो किया जाता है उस क्रिया को अंतःकर्षण क्रियाएं कहते हैं। उस क्रिया क्या कहते हैं, अंतःकर्षण क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक भू परिष्करण के बाद भी सफल फसल उत्पादन हेतु बीज की बुआई के बाद फसल की कटाई तक विभिन्न अंतःकर्षण क्रियाओं को करना ही भू परिष्करण की अंतःकर्षण क्रियाएं कहलाती जो निम्नलिखित है। नंबर 1 जैसे दिया हुआ है पपड़ी तोड़ना।
पपड़ी तोड़ना क्या देखे होंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप फसलों को बोया जाता है, पानी थोड़ा सा गिर जाए तो क्या होता है, उसकी ऊपर वाली जो परत होती है वो कड़ी हो जाती है। उस परत को तोड़ने के लिए खुरपी के द्वारा, हो के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा उसको क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ऐसे किससे करेंगे, खुरपी के द्वारा करेंगे, हो के द्वारा करेंगे, रेक के द्वारा करेंगे, जिससे ऊपर की पपड़ी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और बीजों का अंकुरण आसानी से हो जाए। फिर इसके बाद आता है गुड़ाई करना। गुड़ाई ऐसी फसलों में किया जाता है जो लाइन में बोई हो और खरपतवार बड़े हो गए और उनको नष्ट करना हो तो उनकी गुड़ाई क्या करते हैं, फावड़े के द्वारा, कुदाल के द्वारा उसकी गुड़ाई कर दिया जाता है। रोटावेटर से खर नष्ट करने वाली चीज़ों को क्या किया जाता है, जुताई कर दिया जाता है। इस प्रकार की गुड़ाई जो किया जाता है गन्ने में किया जाता है। इसके बाद आता है निराई। निराई क्या है, निराई भी हम ऐसे फसलों में करते हैं जहां पर फसल के अलावा अन्य प्रकार के जो खरपतवार या पौधे उग आते हैं उनको खुरपी के द्वारा या हाथ से आसानी से उखाड़ने के द्वारा या इस प्रकार की जो विधि को अपनाते हैं उसे हम निराई कहते हैं। फिर इसके बाद आता है मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाना क्या होता है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें मृदा के अंदर ही फल बनते हैं या कह सकते हैं कि मिट्टी के अंदर उगते हैं। ऐसी चीज़ों पर हम मिट्टी चढ़ाते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे हम जानते हैं शकरकंद है। शकरकंद क्या कहाँ लगता है, मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती पाई जाती हैं उनके अंदर लगता है। इसी प्रकार से गन्ना है, गन्ने पे हम मिट्टी चढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि गन्ना लंबा होता है, उसको अवरोध और टेक लेने के लिए जो है मिट्टी चढ़ाई जाती है जिससे गन्ना गिरे नहीं। फिर इसके बाद आता है आलू। आलू में भी क्या होते हैं, जड़ में आलू लगता है। इस प्रकार से उनको अच्छी तरह से ढक दिया जाता है और मिट्टी चढ़ा दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है हल्दी। इस प्रकार की जो क्रियाएं किया जाता है वो मिट्टी चढ़ाने के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आता है अगला नाली व मेड़ बनाना। नाली और मेड़ बनाना हम आप देखेंगे फावड़े के द्वारा खेत के नाली या मेड़ बनाने का कार्य करते हैं। नाली के द्वारा हम पानी लगाने का या निकासी का कार्य करते हैं और मेड़ बनाने का मतलब है कहीं पर कट पिट जाए या चारों तरफ मेड़बंदी किया जाता है, वो मेड़ के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम सारी क्रियाएं करते हैं। ये भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। भू परिष्करण किसे कहते हैं, फसलों को बोने के लिए खेत को तैयार करने की जो विधि है उस विधि के अंतर्गत जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भू परिष्करण कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक होता है। इनके लाभ क्या है, इनके लाभ के साथ साथ जुताई से क्या लाभ है, जुताई कितने प्रकार से की जाती है, इस प्रकार से हम इस पाठ में देखें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।